नमस्कार। रंगमंच एक अलग ही दुनिया। जो भी इसमें एक बार कदम रखता है तो इसी का होकर रह जाता है, क्योंकि इसमें अजीब सा आकर्षण है और इसके मोहपाश से छूट पाना इतना आसान नहीं होता। ऐसा अतीत में रंगमंच के बारे में कहा जाता था, लेकिन आज वर्तमान में स्थिति कुछ और है। 27 मार्च जब पूरे विश्व में विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है, तो कितनी ही समस्याओं से ये जो जूझ रहा है, इसके भविष्य को कटघरे में खड़ा करता है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है सुप्रसिद्ध नाटककार, रंगकर्मी, उपन्यासकार, जिन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया साहित्य अकादमी ने, और पिछले वर्ष संगीत नाटक अकादमी द्वारा भी पुरस्कृत हुए डॉक्टर सोहनलाल कौल जी। सर, आपका एक्सेक्टर स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बैक टू बैक 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी का और साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त करने पर बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि ये मेरे यार दोस्तों की मतलब उनकी सोहबत और उनके शायद इंस्पिरेशन का ही एक मामला है कि पिछले साल मुझे संगीत नाटक अकादमी से नवाजा गया और इस साल मुझे साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। ये तो मतलब क्योंकि मेरे सफ़र का ऐसा कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि एक हिस्सा आपके साथ भी कनेक्टेड रहा है। जी बिल्कुल। तो बहरसूरत ये आप लोगों के लिए भी मुबारक की घड़ी है और आप लोगों के लिए भी खुशी का, पूरे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि आपको एक तरफ साहित्य के लिए भी पुरस्कृत किया गया, नावल के लिए, और दूसरी तरफ नाटक के लिए भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दोनों अदब हैं। मतलब बात कहने के दो अलग अलग तरीके हैं या दो अलग अलग सिनफ़ें हैं, दो अलग अलग जानर्स हैं, लेकिन बात कहने वाला तो आदमी वही है कि वो कभी ड्रामे में बात कहता है और कभी नावल के ज़रिए बात कहता है। अब जिसमें ड्रामाई स्कोप ज़्यादा हो और जो इंस्टेंट हो और जिसमें मतलब कनवास बड़ा हो और जिसके लिए मतलब नैरेटिव कनवास चाहिए, तो वो सब्जेक्ट्स नावल में चले जाते हैं और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं वो ड्रामे में चले जाते हैं। कंटेंट वही है। हाँ, ड्रामे के साथ मेरा यहाँ बात छिड़ी। आपने ड्रामे की, तो ड्रामे के ताल्लुक़ से मैं बात करूँ कि ड्रामे के साथ मेरा ताल्लुक़ 1970 से है जी। मतलब बहुत दहाइयाँ गुजर गई कि जब से अगर मैं ऐसा कहूँ कि ड्रामे से ही मेरे लिखने की शुरुआत हुई या ड्रामा ही मेरा पहला मतलब स्कूल था इस तख्लीकी अदब के लिए, तो गलत नहीं होगा। 1970 में मैं गांव से अमर सिंह कॉलेज दाखिल हो गया, मतलब श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज में। तो वहाँ मैंने थिएटर ज्वाइन किया, अभिनव भारती। अच्छा। अभिनव भारती की बुनियाद केमू साहब ने डाली थी। अच्छा, मोतीलाल केमू जी। हाँ, तो जिक्र हुआ तो उन्होंने शायद अभिनव गुप्त ने जो मतलब एस्थेटिक थ्योरी लिखी है अभिनव भारती के नाम से, उसी पर उसका नाम रखा था। ही वाज ए वेल रेड पर्सन और थिएटर में उसका बड़ा नाम है। तो उस थिएटर को ज्वाइन करके मैंने शुरुआत की लिखने की, क्योंकि उस वक्त ट्रेडिशन ये था उस थिएटर में कि वहाँ मजहबी ड्रामे हुआ करते थे। कश्मीर में उस वक्त किस किस्म का थिएटर था, ये मैं पूछना चाहता हूँ। कश्मीर में मतलब उस वक्त थिएटर बड़ा बालिग था, क्योंकि कश्मीर में वहाँ जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ 70 से लेकर 1984-85 तक जी, वहाँ हर साल 2 फेस्टिवल हुआ करते थे। J&K अकेडमी की तरफ से एक तो एकेडमी करती थी और दूसरा जो थिएटर फेडरेशन वहाँ थी। अच्छा। प्राण जी के नेतृत्व में एक फेडरेशन, प्राण किशोर जी, तो वो एक फेस्टिवल करती थी। और आप तसव्वुर करें कि उस दौर में वहाँ हत्या एक आकार की, वेटिंग फॉर गोडो या पगला घोड़ा या एवं इंद्रजीत, मतलब बादल सरकार के ज़्यादातर नाटक, जितने भी बेहतर ड्रामे हिंदुस्तानी अदब में पाए जाते हैं, वो सारे ड्रामे उस वक्त वहाँ खेले गए। और खेलने वाले 2 थिएटर ग्रुप थे,
एक वसंत थिएटर और दूसरा संगरमाल। क्या ये नाटक हिंदी में होते थे या कश्मीरी भाषा में? वो नहीं, वो उमूमन ये ड्रामे हिंदी में ही करते थे, वो कश्मीरी थिएटर नहीं करते थे। और इख्तिलाफ मेरा उनके साथ ये भी था कि आप बाहर का ईडियम लाते हो, बाहर का मुहावरा लाते हो, बाहर के मसाइल लाते हो और कश्मीरी लोगों को दिखाते हो। परिवेश आपका दूसरा है। हाँ, हमारे मसाइल दूसरे हैं, हमारा मामला दूसरा है, हमारी तहजीब अलग है, हमारी ज़ुबान अलग तो है। लोकल कंटेंट कितना मैटर करते हैं एक स्क्रिप्ट के लिए जिसे मंचित करना है आपने? अगर आपको थिएटर को किसी भी सूरत में मौजूदा मतलब सदी में जो बड़ी मतलब थिएटर के लिए बड़ी मतलब बेहतर सदी नहीं कही जा सकती है, अगर आप थिएटर को सर्वाइव करवाना चाहते हैं और थिएटर को ज़िंदा रखना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरी है कि उस सिविल सोसाइटी के, जिस सिविल सोसाइटी में आप थिएटर करते हैं, उस सिविल सोसाइटी के मसाइल आपको उस थिएटर में लाने लाजमी है। क्योंकि जब तक ना आप थिएटर की नब्ज़ को फील करके इसको लोगों के पास ले जाएं, कनेक्ट करना बहुत आवश्यक है। हाँ, एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छे बेहतर लफ्ज़ का प्रयोग किया कि जब तक ना आप इसमें कनेक्ट पैदा कर सकते हैं सिविल सोसाइटी के साथ। क्योंकि थिएटर में जब लोग जमा होते हैं तो आप थिएटर करते हैं और एक्टर उनके सामने खड़ा हो जाता है, तो ये एक समाज ही बनता है। बिल्कुल, मतलब उनको अपनापन लगना चाहिए। हाँ, ये एक पूरा समाज बनता है। और जब ये समाज बनता है, क्योंकि थिएटर इसीलिए ज़िंदा भी है फिल्म और टेलीविज़न और रेडियो के मुकाबले में, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन है एक्टर और ऑडियंस की, और डायरेक्ट रिस्पांस भी मिलता है। और डायरेक्ट रेस्पॉन्स है। बिल्कुल, इसलिए थिएटर ज़िंदा है, क्योंकि थिएटर इसी, मुझे लगता है कि इसी इंग्रेडिएंट, इसी वस्फ या इसी क्वालिटी की बिना पर आज तक सर्वाइव कर रहा है। नहीं तो इसका मतलब आज की सदी में जब इतना सोशल मीडिया फैल रहा है, जब इतना टेलीविज़न फैल गया है और जब फिल्म ने इतना इन्वेजन किया है, तो इसमें थिएटर का ज़िंदा रहना मतलब ये उन्हीं इंग्रेडिएंट्स की वजह से है कि इसमें बिल्कुल डायरेक्ट ऑडियंस का कनेक्ट होता है। और जब ऑडियंस डायरेक्ट कनेक्ट होता है और आप उनकी बात ना करें, आप कोई और बात छेड़ें, कोई और मसला छेड़ें, तो वो इंटायर फिक्शन बन जाती है फिर। ये तो ऐसे ही है। तो वो ऑडियंस फिर निराश हो जाती है। शायद एक बार वो थिएटर के लिए आए, दूसरी बार शायद वो ना आ सके। तो इसलिए थिएटर का इस तरह से कनेक्ट होना आज के मसाइल में, आज के प्रवेश में, आज के पस मंज़र में थिएटर को कनेक्ट करना ये बहुत लाजमी है। और जैसा कि मतलब यहाँ मैं ये बात भी कहता चलूँ कि जैसे सैमुअल बर्टोल्ट ब्रेख्ट ने एक बार कहा था कि थिएटर में एलिनेशन का एलिमेंट बड़ा लाजमी है। जब तक ना आप एक्टर को या प्ले को एलिनेट करेंगे किसी भी लेवल पर, किसी भी सतह पर, या किसी भी एक्ट में, या किसी भी एक्ट के बाद, और लोगों को बताएं कि आप थिएटर देख रहे हो और इस थिएटर के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें अपने साथ ले जानी है, सीखना है, तो तब तक थिएटर मुझे नहीं लगता है कि कामयाब होगा। क्योंकि थिएटर का भी एक मनसब है, जैसे पोइट्री का है, नावल का है, कहानी का है, उसी तरह थिएटर का भी एक दायित्व है, एक मनसब है समाज में। और समाज को एंटरटेन करने के साथ साथ उसको एजुकेट करना, उसके मसाइल की निशानदेही करना, और मतलब सरकार के लेवल तक वो परेशानियाँ, वो मसाइल पहुँचाना, या ह्यूमन जो प्रॉब्लम्स हैं 5 मिनट के लिए आजकल इंसान अपने ही मसाइल से जूझ रहा है, जैसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, एलिनेशन में है, डिसइल्यूजनमेंट है। इनका निवारण कैसे हो सके, कैसे हम कनेक्ट हो सकें अपने रूट्स के साथ, मतलब कैसे हम उन कदरों के साथ दोबारा कनेक्ट हो जाएं ताकि हम इन मसाइल से छुटकारा पा सकें। एक बात और, जैसे आप थिएटर करते हैं तो थिएटर देखने के बाद जब घर जाते हैं तो आप कैरी करते हैं वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आपके जहन में रहती है। वो ज़रूर, आप फिल्म देखते हैं लेकिन वो मनोरंजन का साधन है, बाहर आते हैं फिर 2-3 दिन के बाद भूल जाते हैं उसको, और नई फिल्म, क्योंकि आज भी हम वर्षों पुराने नाटकों को याद करते हैं, तो नाटक में वो एक स्ट्रांग पॉइंट रहता है। मतलब नाटक में एस्थेटिक्स है, नाटक में समाज की वो कदरें हैं, नाटक हमारे तहज़ीब के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, और नाटक नाटक है। इसमें मतलब जब अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया, मतलब कालिदास ने, तो वो मतलब पहली सदी दूसरी सदी की बात होगी। आज भी हम याद करते हैं, क्लासिकल माना जाता है साल पहले। लेकिन आज भी जब उस एस्थेटिक्स पर हम गौर करते हैं, जब उस जमालियात को पर हम सोचते हैं,
तो आदमी मतलब लरजता है, मतलब तख्लीकी आदमी जो भी लिखने वाला होगा उसको मतलब कांपन पैदा होती है कि कालिदास ने उस वक्त उस दौर में ये कैसे सोचा। जैसे उन्होंने मतलब एक नाटक में मतलब पार्वती के हुस्न का जिक्र किया है, वो एक नज़्म भी है और नाटकीय है, तो मतलब हैरान हो जाता है आदमी कि इस तरह से भी मतलब सोच का लेवल किस कदर बढ़ सकता है और किस कदर हो सकता है, सोच के लेवल को कहाँ तक वो ले गए हैं। सर आपने इसमें साथ में दूरदर्शन में कई दशक कार्य किया, तो जो नाटक का आप थिएटर के हवाले से बात कर रहे हैं, आपने वही चीज़ें दूरदर्शन में भी दर्शाई, क्योंकि आपके हर नाटक में वो एलिमेंट नज़र आता था और आपने नाटक और थिएटर को उसमें प्रमोट भी किया। हाँ राजेश्वर जी, मैं यहाँ ऑडियंस को ये भी बता दूँ कि आप भी मतलब दूरदर्शन के सफ़र में कहीं ना कहीं मेरे साथ रहे हैं और मुझे लगता है कि 20-25 साल हम इकट्ठे रहे और 20-25 साल का सफ़र आप जानते हैं, मेरा सफ़र जानते हैं कि मैं कैसा रहा। एक तरफ थिएटर जम्मू में हो रहा था, लेकिन एक थिएटर हम टीवी की स्क्रीन के माध्यम से भी देख रहे हैं। करेक्ट। 1993 में दूरदर्शन जम्मू का आगाज़ हुआ, यानी पहले था मांडा में था और उसके बाद यहाँ तब तक बिल्डिंग वगैरह और इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका था टाली मोड़ में। तो 1993 में वहाँ हमने शुरुआत की ड्रामे की, और जो मतलब क्योंकि अब हमारे पास सेट नहीं था, हमारे पास उस इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं था, उस किस्म का नहीं था, पेंटर नहीं थे, सेट बनाने वाले नहीं थे, क्योंकि ये तो पीजीएफ के हिसाब से ये किया था। तो मैं सोचा कि अगर हम सिर्फ इसको न्यूज़ या मतलब छोटे छोटे करंट अफेयर तक ही महदूद रखेंगे तो शायद ये दूरदर्शन कभी लोगों में मकबूल नहीं हो जाएगा, इसको कुछ और करना है। तो डायरेक्टर्स पर प्रेस अपान करके मैंने यहाँ ड्रामे की शुरुआत की। छोटे छोटे ड्रामे, पहले 20 मिनट 25 मिनट, उसके बाद सीरीज स्टार्ट हो गई। हाँ, उसके बाद सीरीज़। लेकिन चूँकि मेरे जहन में और मेरे मतलब इज्तिमाई शऊर में ये बात बसी हुई थी कि मैं थिएटर से हूँ और थिएटर जम्मू में बिल्कुल मतलब एक मतलब ताकतवर माध्यम है और एक ताकतवर पोजीशन, पॉपुलर मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन रहा है, ताकतवर पोजीशन में भी है, क्योंकि यहाँ थिएटर ग्रुप्स बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे थे और बड़े ज़बरदस्त डायरेक्टर थे यहाँ। मतलब जैसे कबीर रतन का जिक्र यहाँ न छेड़ें तो गलत होगा, उनको पितामह कहा जाता है, या मतलब अपने बलवंत ठाकुर जी का जिक्र न करें, या दीपक जी के मुश्ताक काक का जिक्र न करें तो गलत बात होगी। तो सुधीर महाजन साहब का जिक्र न करें। इनका थिएटर बहुत ही बड़ा पावरफुल था, ये मैं देख रहा था। क्योंकि देखिए हर एक का स्टाइल डिफरेंट था। हाँ, यस। कोई बॉडी थिएटर कर रहा था, कोई रियलिस्टिक, कोई स्टाइलाइज्ड। यस। तो कबीर रतन जी के साथ मैंने पहले काम किया था श्रीनगर में, क्योंकि जब वो एकेडमी में थे तो ब्लेसिंग है वो भी। यस, वो मतलब वो दौर तो बहुत ही मतलब रेनेसांस था कश्मीर में भी थिएटर के लिए। तो यहाँ मैं आकर के मैंने सोचा कि मतलब ये थिएटर जो है 500-600 लोग जाते हैं और वो देखते हैं इसको हाल में, मगर इसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। जैसे बाबा जोतू किया था बलवंत जी ने, तो बाबा जोतू यहाँ के रूह में बसी हुई कहानी है। बाबा जोतू एक कुल देवता, एक मामूली अवामी किरदार नहीं है, यहाँ तो उसको देवता की हैसियत हासिल है, क्रांतिकारी। हाँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि बाबा जोतू पहुँचना चाहिए लोगों तक। मतलब लोग, क्योंकि उस वक्त टेलीविज़न बहुत लोग देखते थे, ये आज की बात नहीं है, क्रेज़ था, टेलीविज़न के क्रेज़ था। तो मैंने बलवंत जी से बात करके और टेलीविज़न अथॉरिटी डायरेक्टर साहब से बात करके मैंने इसको उसी मीडियम में शूट किया। अच्छा। यानी 3 कैमरा लगाकर टैगोर हॉल में ही इसको पूरे का पूरा ड्रामा जिस तरह से प्रोसीजर लाइव चल रहा है, आपने वो कैप्चर के साथ, कट टू कट नहीं है, कट टू कट नहीं है, बिल्कुल उसी तरह। लेकिन बेटर परफॉर्म भी करता है। कैमरा ऐसी पोजीशन में रखे गए थे कि मतलब आपको क्लोजअप भी मिल रहा है, आपको लॉन्ग शॉट और एक्सप्रेशन सारे आपको मिल रहे हैं। और चूंकि वो चार्ट बस्टर्ड मतलब परफॉर्मेंस थी, उन्होंने उसको बहुत प्यार से और बहुत लगाव से वैसे उन्होंने उसको रिव्यू से डायरेक्ट किया था। तो वही फील, वही एहसास मैं चाहता था कि टेलीविज़न के ज़रिए से लोगों तक पहुंचाए। और मुझे लगता है कि हम उसमें मतलब अगर 100% कामयाब ना हुए हों, लेकिन
50% तक तो काफ़ी थिएटर ग्रुप्स के साथ आपने वो फिर मैंने मतलब बहुत ये एक्सपेरिमेंट बहुत दोहराया। फिर मैंने महाजन साहब का डाकघर किया, फिर मैंने बहुत सारे और ड्रामे किए, लेकिन जहन में यही रहा कि हम इस थिएटर को, अगर थिएटर के लिए कुछ करना है तो थिएटर के असली ईडियम को, असली मुहावरे को उसी की ज़ुबान में लोगों तक पहुंचाओ। ऐसे तो हम मतलब मैं टेलीविज़न स्टूडियो में भी बावजूद तो कर सकता था, उसी तरह कर सकता। नहीं, टेलीविज़न स्टूडियो में आपने जो आपका पैशन है थिएटर के प्रति, वो हमें आबशार के माध्यम से भी नज़र आया। हाँ, यस। एक कैरेक्टर हुआ करता था, वो निभाता था, और आपका जो बैकड्रॉप हुआ करता था वो स्टेज होता था। मतलब लाइटिंग वैसी, सारा कंसेप्ट थोड़ा सा मतलब मैंने भी अपने दौर में अपने हिसाब से थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश की। मतलब मैं लगातार 20-25 वर्ष मतलब साहित्य सर्जना लिटरेरी प्रोग्राम डोगरी करता रहा, और उसके साथ उर्दू लिटरेरी प्रोग्राम आबशार भी करता रहा, क्योंकि लिटरेचर के साथ लगाव था, और अदब मेरा ओढ़ना बिछोना जैसा था, तो इसलिए मैं अदब के प्रोग्राम ज़्यादा करता था। मैंने एक, आपको याद होगा शायद, मैंने पद्मा सचदेव जी के साथ एक सीरीज़ की थी, वो मोहन सिंह जी ने लिखी थी। वो डोगरी का जितना भी अदब है जी जी, उस पर एक सीरीज़ थी, वो शुरू से लेकर आज तक, कि डोगरी का जो 50 साल सफ़र या 100 साल सफ़र है, एक डॉक्यूमेंट है पूरा वो। हाँ, वो कैसे पद्मा जी नरेट करती थी, और उसके बाद हम उस लिटरेरी मास्टरपीस को, मतलब जैसे मान लीजिए कहरी सिंह मुदकर जी ने नज़म लिखी कोहलू, हाँ, तो फिर हम ट्राई करते थे कि उस कोहलू को हम टेलीवाइज करें। अच्छा, या मोहन सिंह जी ने ड्रामा लिखा काला सूरज, तो उसके नेक्टमेंट थोड़ी, हाँ, उसके सोचते थे कि उसके जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन हैं उनको एनेक्ट किया जाए। या कोई नावल था, या जितने भी मतलब यहाँ बेहतर अदब लिखा गया, मतलब मदन मोहन जी ने जानवर लिखा, जानवर के कुछ पोर्शन हम, तो इस तरह से मैंने वो अदब का जो मतलब चलता आया मुहावरा था, जो मेटाफर था इसका, कि कैसे ये चेंज हुआ, मतलब जो पहले था वो कैसे चेंज हुआ, और आज के ज़माने का अदब क्या है, आज के ज़माने के मसाइल के एतबार से, तो वो सारा सफ़र दिखाने की कोशिश की थी। और इसी तरह उर्दू में भी मतलब उर्दू के जब मैं कहानियाँ करता था, तो आई वुड नॉट टेल द राइटर टू रिसाइड योर शॉर्ट स्टोरी एंड गो। वो तो मतलब आदमी वो तो रेडियो का मीडियम किताब पर भी पढ़ सकता है, और लेकिन मैं ट्राई करता था कि उस कहानी को विजुअलाइज किया जाए, कि दर्शकों को वो एंटरटेनिंग भी लगना चाहिए, और एंटरटेनिंग भी लगना चाहिए, और पता चलना चाहिए कि कहानीकार ने इस कहानी के ज़रिए से क्या बात कही। क्योंकि आजकल की कहानियाँ थोड़ी जटिल होती हैं, इसमें थोड़ी एब्सर्डिटी आ गई है, इसमें थोड़ा सा मतलब वो जो तजरीदी एलिमेंट है मतलब वो आ गया, कि टाइमलेसनेस आ गई, बॉडी लेसनेस आ गई। आज की कहानी थोड़ी सी जटिल हो गई, मतलब समझने के लिए ये वो मुंशी प्रेमचंद वाला मामला नहीं रहा, स्टेट कहानी चलती है, मतलब कृष्णचंद्र वाला मामला रहा। अब तो कहानी काफ्काइन बन गई, ये तो काफ्केसिक हो गई। तो उस एतबार से कहानी को समझाना और कहानी को लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात होती थी। तो ऐसे तजुर्बे मैंने भी किए, जिस तरह से थिएटर वालों ने, मतलब बड़े बड़े डायरेक्टरों ने थिएटरों में तजुर्बे किए, जैसे अपने कबीर रतन जी ने तजुर्बे किए, बलवंत जी ने बहुत बेहतर तजुर्बे किए। तो उसी एतबार से मैं भी सोचता था कि टेलीविज़न प्रोडक्शन में भी कुछ नयापन आ जाए, ये वो मतलब कॉपी बुक स्टाइल न रहे। ये कहा भी जाता है कि जब तक डॉक्टर सोहन लाल कोल जी दूरदर्शन जम्मू में रहे तभी तक नाटक भी रहा। ये नाटक के प्रेमी कहते हैं, जिनको नाटक की समझ है वह भी कहते हैं। सर एक चीज़ और है कि नाटक कितना बदल गया है, मतलब जैसे अलकाजी जी के दौर में अगर देखा जाए तो हैवी सेट्स हुआ करते थे, आपने वह दौर भी देखा हुआ है। कश्मीर में 70 में आपने पदार्पण किया थिएटर में, अब लाइट सेट यूज़ होने लगे, कॉस्ट्यूम ड्रामा ख़त्म होने लगा है, अब एक्सपेरिमेंट ज़्यादा आ गया है, कितना ज़रूरी भी है ये। मतलब आलमी थिएटर डे के एतबार से बहुत बेहतर सवाल आपने पूछा, और बहुत बेहतर सोच है कि अब वो सेट्स क्यों नहीं हैं, अब वो कॉस्ट्यूम क्यों नहीं हैं, अब टीम वर्क, अब वो महीनों की ट्रेनिंग्स वो क्यों नहीं है। बुनियादी तौर पर अब मतलब इसमें वो इकबाल का एक शेर में कोट करूँगा कि वो न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े आयाज़ में। क्या बात है।
मतलब अब गजनवी में भी तड़प नहीं है और अयाज की जुल्फ़ों में भी वो खम नहीं रहा। दो तीन चीज़ें हो गई। एक तो ये कि मतलब थिएटर ग्रुप आजकल वही पनप सकता है और वही मुझे लगता है चल सकता है और वही अपनी फुटिंग रख सकता है कायम, जिसको कोई न कोई गवर्नमेंट प्रोत्साहन हो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी जब तक न हो तब तक मुमकिन नहीं है कि अब थिएटर सर्वाइव हो जाए। जब इब्राहिम अलकाज़ी ने ड्रामे किए तो उस वक्त मतलब उनके पस्पुश्त सारा एनएसडी था, सारी मशीनरी एट कमांड थी, सारे टैलेंट, ट्रेंड एक्टर उसके कमांड में थे। तो ही कुड डू एनीथिंग। मतलब वो जन्नत चाहे तो जन्नत ही बना सकता था। उसके पास उतना ताकत था, उतना पावर था, पैसा भी था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी था और मैन फोर्स भी थी। अपने रुतबे के हिसाब से भी उसके पास पावर था। मतलब ही कुड इन्फ्लुएंस और ही कुड प्रेशराइज एनी थिंग और एनी बॉडी इन हिज वेंचर। तो उन्होंने ड्रामे के जैसे 5 मिनट के लिए उन्होंने मतलब गिरीश कर्नाड साहब का ड्रामा तुगलक किया। तो ये उन्होंने बहुत साल किया और तुगलक फिर पैसेज बन गया। जब रेडियो में ऑडिशन हुआ करता था या टेलीविज़न में ऑडिशन हुआ करता था, उन्हीं का डायलॉग दिया जाया करता, तो तुगलक का ही पैसेज दिया जाता था कि ये पैसेज पढ़िए। मतलब इस हद तक उन्होंने तुगलक को आम किया हिंदुस्तानी माशरे में, हिंदुस्तानी सोच में। मगर उसकी वजह थी कि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का होना। मैंने तुगलक को कश्मीरी में तर्जमा किया है। और एक साहब ने मुझसे कहा था, अपने एक दोस्त ने, कि उसको तर्जमा कीजिए, मैं करता हूँ। जब मैं तर्जमा करने लगा तो तर्जमा किया मैंने, तो मैंने उसको सौंप दिया। मैंने कहा कि मैंने अब ये तर्जमा किया, ये बहुत बड़ी हार्ड वर्क है, ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आजकल के ज़माने में या आजकल के वसाइल के एतबार से तुगलक करना एक आम थिएटर ग्रुप के लिए नामुमकिन है। कमिटेड आर्टिस्ट 10-15 आपको चाहिए, जो कम से कम कुछ नहीं तो 3-4 महीने रिगरस रिहर्सल करें, और तभी वो इतने लंबे 1.5, 2, 3 सफ़े के पैसेज याद रख सकते हैं जो तुगलक वहाँ बोलता है तकरीरों में, क्योंकि उसमें तुगलक की तकरीरें बहुत हैं। तो मैंने कहा ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये थिएटर आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो तुगलक ही, लेकिन इसकी शेप को आपने बदलना पड़े। बिल्कुल, आपको इसमें थोड़ा सा नया सोच दाखिल करना है, नए अंदाज दाखिल करने होंगे, नए एक्सपेरिमेंटेशन करनी होगी, तभी आप इसको कर पाएंगे। कंटेम्परेरी बनाना भी ज़रूरी है ना? ज़रूरी है। आप इसको ऐसे नहीं कर रख सकते हैं, मतलब जैसे ये गिरीश कर्नाड साहब ने लिखा है और आप कहेंगे कि मैं करूँगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप ये देखिए, गिरीश कर्नाड साहब के वो ड्रामे नहीं होते हैं जो बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर लिखे गए हैं। बिल्कुल। आजकल हिंदुस्तान में गिरीश कर्नाड के वही ड्रामे होते हैं जो छोटे छोटे कास्ट पर हैं, जिनमें ज़्यादा परेशानी इन्वॉल्व नहीं है। जैसे बली हो गया, जैसे हाईवदन है, हाईवदन हो गया। मतलब मैंने भी हाईवदन किया है और हाईवदन का तर्जमा मैंने किया है। मैंने उसमें खुद कपिल का रोल किया है। अच्छा। हाँ, ये भी 1974 की बात है। ये कश्मीरी में हमने किया था, गुरबुत के एतबार नाम से। तो वो यानी आप अब छोटे छोटे मतलब जितने भी हैं, और जो इस वक्त का लिटरेचर, फिर जब बादल सरकार आ गए और विजय तेंदुलकर लिखने लगे, तो ये सोशल और समाजी मसाइल पर लिखने लगे, तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा चेंज इसमें लाई, बाकायदा चेंज इन्होंने मतलब इसमें दर्ज की, कि शायद उन्होंने सोच लिया कि आगे आने वाला जो 20 वर्षों के बाद या 40 वर्षों के बाद या 50 वर्षों के बाद थिएटर होगा, और थिएटर की पोजीशन जो होगी, वो विजनरी लोग थे उस वक्त, क्या होगा। तो उन्होंने ऐसा ही मतलब ट्राई किया कि ऐसे ही थिएट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स को सामने लाएं। जैसे खामोश अदालत जारी है, आप कुछ भी नहीं चाहिए आपको, खामोश एक अदालत का सेटअप, कुछ नहीं, वो भी नहीं है, क्योंकि वो मॉक अदालत है, आप उसको भी डू अवे करेंगे, कर सकते, उसमें एक्सपेरिमेंट हो सकता है। थोड़ा सिंबॉलिक यूज कर सकते हैं। आप पार्टी में बैठे हैं और वहाँ पर अदालत शुरू होती है, यू आर सिटिंग इन अ पार्टी, आप एक मतलब पार्टी में अदालत माहौल में हैं और आप करते हो कि ड्रामा खेलेंगे। तो ज़्यादा कोई मतलब करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। या उसी के साथ ही लीजिए बादल सरकार को, बादल सरकार के पगला घोड़ा को 5 मिनट के लिए लीजिए, कोई ख़ास ज़्यादा ताम जाम की ज़रूरत नहीं है। मतलब लेकिन ऐसे नाटक क्या अट्रैक्ट कर पाते हैं व्यूअर को, जिसने तुगलक देखा होगा, जिसने अंधा युग देखा होगा। मैं कह रहा हूँ कि मतलब जब एवं इंद्रजीत खेला गया
तो एवं इंद्रजीत ने सारे हिंदू मतलब एवं इंद्रजीत एग्जिस्टेंशियल प्ले है, मतलब वो तो बिल्कुल वजूदी प्ले है, मतलब उसमें एग्जिस्टेंशलिज्म कूट कूट कर भरा हुआ है उसके कैरेक्टर्स में, खासकर इंद्रजीत और मानसी के ताल्लुक से। लेकिन जब वो खेला गया और जब उसको लिखा गया, लिखने के बाद जब थिएटर ग्रुप्स ने उसको हाथों हाथ लिया, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर स्टेट में वो खेला गया। वो कश्मीर तो बहुत दूर की बात है, कश्मीर में भी वो खेला गया एंड पीपल लाइक्ड इट, क्योंकि जब वो इंद्रजीत को देखते थे हर एक अपने आप को इंद्रजीत के साथ रिलेट करते हैं। बिल्कुल, तुगलक के साथ आज आइडेंटिफाई होना मुश्किल है। सही बात। अंधा युग के साथ आप मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अपने को। अगर कृष्ण भी हो तो कैसे आप रिलेट कर पाएंगे अपने आप को कृष्ण के साथ या धृतराष्ट्र के जो मासिस की बात करेगा वही जुड़ पाता है। अभिमन्यु के साथ नहीं कर पाएंगे आप, नहीं ये कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि उसमें दूसरा लार्जर देन लाइफ कह सकते हैं उसमें। हाँ, लार्जर देन लाइफ इमेजेस शामिल हैं, जैसे प्रभु हूँ या परात्पर हूँ, पर पुत्र हूँ तुम्हारा माँ, ये इस लेवल का है। ये तो मतलब दूसरे लेवल की बात है, इसमें आप आइडेंटिफाई हो ही नहीं पाएंगे धृतराष्ट्र के साथ, मासिस का प्ले नहीं हो सकता, ये कहा जा सकता है। लेकिन इंद्रजीत के साथ एकदम आप मतलब जुड़ जाते हैं या 5 मिनट के लिए मतलब घासीराम कोतवाल में कोई भी कैरेक्टर हो उसके साथ एकदम जुड़ जाते हैं, सोचते थे कि आप पर भी ऐसा ही इस्तेसाल हो रहा है, आप पर भी ऐसा ही जुल्म हो सकता है। सर इतना कितना आवश्यक है कि जैसे हम बादल सरकार की बात कर रहे हैं या विलियम शेक्सपियर की बात होती है, कितना आवश्यक है रीजनल थिएटर ग्रुप्स के लिए अपने ही राइटर्स के लिखे हुए नाटकों को मंचित करना। मतलब मैं समझता हूँ कि मतलब सर्वाइवल तो वही है। अगर देखा जाए नटरंग ने अगर अपने आप को उस शीर्ष तक पहुँचाया तो डोगरी नाटक के माध्यम से, बाबा जित्तो हो गया, कुमाई हो गया, इन नाटकों के माध्यम से जो आज के रीजनल थिएटर ग्रुप्स हैं उनका ये एक दायित्व नहीं बनता क्या अपनी ही स्क्रिप्ट से बात की जाए? यस, मैं यही मतलब ये बात मैंने एक वक्त में अशोक जेलखानी साहब से भी बात की और बहुत लंबी बहस भी छिड़ गई कि मैंने कहा कि आप बाहर के ड्रामों को लाते हो और यहाँ खेलते हो, ये शायद मुझे नहीं लगता है कि थिएटर को कुछ हेल्प करेगा। दिस विल नॉट हेल्प थिएटर इन कश्मीर। बात ये है कि अगर 5 मिनट के लिए अब हम ऐसे सोचेंगे, मतलब तस्वुर करेंगे, बलवंत जी ने बाबा जत्तू नहीं किया होता, उन्होंने इसके बरक्स शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का हैमलेट किया होता। मुझे नहीं लगता कि वो पोजीशन पे पहुंच पाता। एग्जैक्टली, जो बाबा जत्तू को सराहना मिल गई, जो बाबा जत्तू को रसाई मिल गई, जो बाबा जत्तू जहाँ जहाँ पहुँच पाया, मतलब जम्मू के अवाम के मतलब अनपढ़ आदमी के जहन में भी उतर गया, बिल्कुल वो हैमलेट नहीं उतर पाता या नहीं कर पाता, नहीं कर पाता, या हिंदुस्तानी कोई भी ड्रामा वो करते या खेलते वो नहीं हो पाता। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि वही थिएटर करना चाहिए और बेहतर थिएटर जो मतलब हो। मैं नहीं कहता हूँ कि क्योंकि अनाप शनाप भी लिखा जाता है और थर्ड क्लास सिलेक्शन आप कीजिए, अच्छी सिलेक्शन आप कीजिए, मतलब जो भी बेहतर आपको लगे अपने लोकल राइटर्स का वही कीजिए, क्योंकि इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपकी ज़ुबान जिसमें आपका तहजीब है, आपकी रिवायत है, आपकी ट्रेडिशन है, एक तो वो ज़बान फले फूलेगी, मतलब अगर डोगरी में आप करते हैं तो डोगरी फले फूलेगी, और दूसरा ये है कि ड्रामेटिक मुहावरा जो है अपनी ज़ुबान का वो आगे बढ़ेगा। मतलब इसमें आप 2 तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे। वहाँ आप कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, वहाँ आपकी अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन हो सकती है, मतलब दैट आई कैन रियलाइज़, मगर खिदमत कुछ नहीं होगी ना थिएटर की और न ज़ुबान की। अलग से दे पाते हैं क्या? जैसे आप किसी नाटक को देखेंगे जो विलियम शेक्सपियर नाटक बहुत ज़्यादा खेले गए, डिफरेंट ग्रुप्स ने खेला, बड़े बड़े पैमाने पर खेले गए, वही नाटक अगर आप यहाँ पे करते हैं कितना अपना इनपुट दे पाते हैं? आप प्रभावित रहते हैं ना, आपने परफॉर्मेंसेस देखी होती हैं उसमें इनपुट। मतलब मैं बताऊँगा कि यूरोप में अगर शेक्सपियर खेला जाता है तो यूरोप में उसका एक जवाज़ बनता है, नाम वही है, कल्चरल सिंथेसिस वही है, सोसाइटी वही है, लोग जानते हैं, वो लिबास से शनासा हैं, बिल्कुल, वो ज़बान से शनासा हैं,
और ज़बान जो कनेक्टेड होती है असातीर के साथ, ज़बान जो कनेक्टेड होती है मिथ, उस जगह के, उस रिलीजन के या उस मज़हब के माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के साथ, क्योंकि हर ज़बान में ये आता है और हर ड्रामे में या हर लिटरेचर में ये आता है, वो उनको ज़्यादा ल्योर करेगा बनिस्बत हम। मतलब जब हम टी.एस. इलियट की नज़म पढ़ते हैं, वो अंग्रेज़ को ज़्यादा ल्योर करती है क्योंकि उसमें वो असातीरी एलिमेंट हैं जो अंग्रेज़ी मज़हब के, अंग्रेज़ी क्रिश्चियनिटी के साथ जुड़ी हुई, बिल्कुल। हमारी में नहीं है। हमारा हालांकि उसने हिंदुस्तानी एंड लिया है उसका, लेकिन जितना भी नज़म के हिस्सों में है असातीरी एलिमेंट है, वो सारा उन्हीं को प्रिटेंड करता है, वो सारा क्रिश्चियनिटी के ताल्लुक से है। या वेटिंग फॉर गोडो में, बिल्कुल 5 मिनट के लिए वेटिंग फॉर गोडो को लीजिए, उसमें भी वही चीज़ है, उसमें जीसस का जिक्र है। अब जीसस को आप बदल नहीं सकते हैं, वहाँ आप कृष्ण को नहीं रख सकते हैं, या वहाँ आप किसी और पैगंबर को नहीं रख सकते हैं। ऐसी स्क्रिप्ट तो अडॉप्ट भी नहीं हो पाती, ऐसी स्क्रिप्ट को अडॉप्ट भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरा कन्विक्शन ये है, मेरा मानना ये है कि पढ़ने के लेवल तक, अपने जहन को कुशादा करने के लेवल तक तो ठीक है, लेकिन थिएटर जब करना हो तो वो अपना ही होना चाहिए। ये नहीं मुझे लगता है कि वर्ल्ड थिएटर डे के इस बहुत अच्छे अवसर पर ये मैसेज भी जानी चाहिए और क्लियर की जानी चाहिए कि अगर थिएटर को बेहतर करना है तो उसी मुहावरे में उसको, उसी ईडियम में, उसी मेटाफर में उसको, उसी खत्ते में उसको, उसी प्रवेश में उसको बेहतर करना होगा, क्योंकि वहीं का अदब, वहीं का ड्रामा वही एस्पिरेशंस कैरी करता है लोगों की। जो बाहर वाला होता है ही दैट उसमें अगर मसाइल हों भी कनेक्टेड, लेकिन उसकी जो लिखने का जो तरीका है या जो भी उसमें बहुत सारे मसाइल और भी पैदा होते हैं, वो शायद दूसरे खत्ते के आदमी को नहीं निभा सकते हैं, नहीं निभा सकते हैं। अगर अडाप्ट भी करे फिर भी नहीं हो सकता। उम्मीद करेंगे सर, जैसे आपने कहा कि वर्ल्ड थिएटर डे पे वह चीज़ें उन थिएटर ग्रुप्स तक पहुंचेंगी जिन्हें रंगमंच को आगे ले जाना भी है। ज़रूरी। आप एक्साइटेड स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी डॉक्टर सोहनलाल कौर जी से। उन्होंने कहा कि अगर आपको अपने थिएटर को शीर्ष तक ले जाना है तो अपने रीजनल थिएटर पे थोड़ा वर्क कीजिए, यहाँ की स्क्रिप्ट्स को मंचित कीजिए, तभी ये संभव भी हो पाएगा। विश्व रंगमंच दिवस की आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। अब कैमरा पर्सन नितिन के साथ राजेश्वर सिंह राजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।